ओके, सो कल हमने जो है ज़ेंगो फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया था और उसके अंदर जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है फाइल का, वो हमने देखा था कि इसके अंदर जितनी भी फाइलें मिल रही हैं वो क्या क्या वर्क कर रही है। सो आगे बढ़ने से पहले हमने जो अभी फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया है, इसमें हमें अभी के लिए केवल 2 फाइलों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे फाइल स्ट्रक्चर की, तो बाहर ये जितनी फाइलें हैं, रीडमी, ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन गाइड, इनका हमारे फ्रेमवर्क से कोई लेना देना नहीं है। ये हम जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे तब से इन फाइलों को हमने क्रिएट किया था। सो इनके अंदर बेसिक डिटेल्स हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो हमने अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए क्रिएट किया है। बट अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो वो ये माई साइट नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है ये है फ्रेमवर्क रिलेटेड फाइल्स। तो माई साइट फोल्डर के अंदर हम अगर जाएं तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या मिलती है कि एक तो db.sqlite3 की फाइल है और एक manage.py है। manage.py यही मेन फाइल है जो कि कमांड लाइन हम जो भी लिखेंगे उससे ये कम्युनिकेट करके हमको सर्वर पर हमारा प्रोजेक्ट रन करके दिखाता रहेगा। जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली रन किया था py manage.py रन सर्वर, सो दैट कि हमको हमारा सर्वर रन होकर सक्सेसफुली ब्राउज़र पे शो हुआ था, जो कि अभी हम फिर से स्टार्ट करते समय यही रन करेंगे। अदर देन दिस db.sqlite3 ये जो है ये पाइथन के साथ हमें इंटीग्रेटेड मिलता है, सो दैट ये फ्रेमवर्क में भी हमको मिल रहा है। अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करते हैं जो हमारे फाइल का स्ट्रक्चर है वो, दैट मीन्स कि माई साइट के अंदर एक माई साइट फोल्डर है और ये जो इनर माई साइट फोल्डर है इसी के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की मेन फाइलें हैं, जिसमें से कल हमने सभी बात कर ली है, लेकिन इसमें भी settings.py और urls.py इन्हीं दोनों पे हमको वर्क करना है। settings.py पे जो कुछ भी हमें फ्रेमवर्क में सेटिंग करनी है वो सारे के सारे ऑप्शंस हमें इसी में मिलेंगे। और urls.py ये अभी हम जब आगे अपना एक एप्लीकेशन बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, सो देन एक ऐप, 2 ऐप जितने भी होंगे हमें हर एक का कम्युनिकेशन करना होगा। हमने प्रीवियसली ये समझ लिया था कि कैसे मॉडल, व्यू और टेम्पलेट का कम्युनिकेशन आपस में होता है, उसी को अब हम एक्चुअल प्रोग्राम कर करके देखेंगे। तो अभी के लिए तो हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट की मेन फोल्डर है जिसका नाम है माई साइट, इनर माई साइट। ओके, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब भी हम ज़ेंगो फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं तो एक मेन फोल्डर जो हम खुद से बनाते हैं और उस फोल्डर के अंदर वो अलग से उसी सेम फोल्डर नेम से एक फोल्डर और क्रिएट करता है, और ये होता है हमारा मेन फोल्डर जिसके अंदर की फ्रेमवर्क से रिलेटेड सारे सेटिंग्स की फाइल होती हैं। तो पहला काम तो हमारा ये है कि हम अपना सर्वर रन कर लें। सो सर्वर रन करने के लिए सबसे पहली चीज़ की settings.py। सो एक बार हमारे VS कोड में पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो एक्टिवेट हो जाए। सो ये अभी एक्टिवेट हो रहा है। तब तक के लिए हम जो है थोड़ा आगे भी बात करते हैं कि टर्मिनल को ओपन करके पहली चीज़ क्या है, जितने भी स्टेप्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर होगा। जो सबसे बाहर एक इंस्टॉलेशन गाइड नाम की फाइल बनाई है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि पहले तो हम अपने सर्वर को रन कर लें और ब्राउज़र पे ये चेक करें कि अभी तक जितना वर्क किया है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो इसके लिए सबसे पहले मैंडेटरी चीज़ क्या है, जब भी हम अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि टर्मिनल को ओपन करने के साथ में हम अपनी पेरेंट फोल्डर के अंदर हों, जो कि अभी नहीं है। तो हमें कहाँ जाना है, cd माई साइट, एंटर। अब आ गए हम अपने पेरेंट फोल्डर के अंदर, जो कि हमारे ज़ेंगो फ्रेमवर्क का पेरेंट फोल्डर है। सो टर्मिनल पे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए VS कोड में हमने टर्मिनल ओपन किया और यहाँ ध्यान क्या देना है कि हम अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर हों, जो हमारे फ्रेमवर्क जहाँ पर इंस्टॉल हुआ है उस फोल्डर के अंदर हों। सो अभी मैं कहाँ पर था, ज़ेंगो डैश ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर था और अब मैं cd माई साइट के थ्रू माई साइट फोल्डर के अंदर इंसर्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे मेरे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एक कमांड क्या रन करना है, py manage.py रन सर्वर। एंटर करने के साथ में
ये 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड लेगा और इसके साथ में हमको हमारे सर्वर का पाथ दे देगा। पाथ हमको मिल गया, क्या है 127.0.0.1 एंड कॉलन 8000। सो हमें क्या करना है, इसको रन करना है। सो हम यहाँ पर चलते हैं और हम इसको रन करते हैं। एवरीथिंग परफेक्ट, ये आउटपुट हमें मिल गया। दैट मीन्स कि हमारा सर्वर सही चल रहा है और अभी हम अपने इनिशियल स्टेट पे हैं जहाँ पर कि Django फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये आउटपुट मिलने का मतलब यही है। तो हम अब इसके आगे बढ़ते हैं और हमारा जो वर्क है वो ये है कि हम इसके अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं। दैट मीन्स की इसको देखने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि पहले हम ये समझ लें कि इसके अंदर जो हम छोटे छोटे ऐप बनाएंगे उसका मतलब क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐप इन Django फ्रेमवर्क। तो इसमें होता क्या है कि Django फ्रेमवर्क के अंदर कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर हम कई ढेर सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जो ऐप होंगे इनका मतलब क्या होगा, ईच ऐप इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट। तो जैसे हमको अलग अलग तरीके का काम कराना है, हम अलग अलग वर्क कराना चाहते हैं। एडमिन अलग होगा, फ्रंट एंड अलग होगा, सब एडमिन अलग होगा, स्टूडेंट अलग होंगे, पेरेंट्स अलग होंगे। इस तरीके से अगर हम सबको सेपरेट रखना चाहते हैं तो हम सभी के लिए इंडिविजुअल अलग अलग ऐप बना सकते हैं। इंडिविजुअल ऐप, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि अलग अलग एंड्रॉयड की एप्लीकेशन। लेकिन सभी में कॉमन चीज़ क्या है कि हम हर किसी को डेटाबेस जो हमारा है, जहाँ पर कि सारी इन्फॉर्मेशन जाकर कलेक्ट होगी आगे चल के, वो सभी के लिए सेम टू सेम रहेगा, सो दैट हम इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाएंगे हर एक ऐप में इजीली। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम इसके अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट करें। एप्लीकेशन दैट मीन्स कि ऐप क्रिएट करने के लिए हमें एक छोटा सा कमांड मिलता है जो कि हमें यूज करना पड़ता है फॉर क्रिएटिंग न्यू ऐप इन प्रोजेक्ट। कमांड क्या हो जाएगा, सेम टू सेम पाई होगा एंड manage.py भी होगा, देन स्टार्ट ऐप एंड प्रोजेक्ट का नाम। हम जो रन करेंगे वो करेंगे पोल्स। अभी तो हम इस सर्वर को रन करके रखे हैं। यहाँ पर जो प्लस का निशान दिख रहा है इससे हम एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हम cd my site लिखकर अपने cd my site, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम अपने Django फ्रेमवर्क के फोल्डर के अंदर हों। तो हम अभी जो एक ऐप बनाने जा रहे हैं उस फाइल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने माई साइट का जो पेरेंट फोल्डर है उसी के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे हम manage.py स्टार्ट ऐप और हमारे एप्लीकेशन का नाम रख दिया है पोल्स। रन कर दिया। ये कमांड क्या करेगा, रन करके जैसे अभी हमको एक फोल्डर मिला था माई साइट जो कि हमारा मेन फ्रेमवर्क का सारा कंटेंट रखा है, वैसे ही क्रिएट होकर हमें क्या मिल गया, एक फोल्डर पोल्स नाम का। पोल्स नाम का एक फोल्डर मिला। दैट मीन्स कि इसके अंदर भी हमें क्या मिला है, कई सारी फाइलें मिली हैं और उसके साथ में इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ कोड होगा। कोई फाइल एम्प्टी है, कुछ फाइल्स के अंदर कुछ कोड है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो फाइलें हमें मिली हैं ये क्या क्या हैं। तो जैसे कि ये नाम दिख रहा है init.py, हमको हमारे मेन फोल्डर के अंदर भी मिला था जो माई साइट है इसके अंदर भी इनिशियल है, इसको हम स्किप करते हैं अभी। admin.py, जब हम एडमिन से कनेक्टिविटी कराएंगे उस समय इसका यूज पड़ेगा। ऐप्स क्या है, जो हम ये ऐप बनाए हैं इसके लिए ये ऐप्स फाइल है। मॉडल्स दैट मीन कि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए जो भी मॉडल का कोड लिखेंगे वो इस फाइल में जाएगा। एंड एक है test.py, ये जितने भी टेस्ट केस हम बनाएंगे उसका कोड इसके अंदर जाएगा। और एक फाइल हमें क्या मिल गई, views.py की। दैट मीन्स कि हमारे पाइथन का जो कोड होगा वो सारा का सारा कोड views.py के अंदर जाएगा। तो
हमने कोडिंग से पहले एक रफ आइडिया लिया था, मॉडल बनाया था, व्यू बनाया था, टेम्पलेट बनाया था। तो उस समय अगर याद हो तो हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले एक मॉडल के अंदर क्लास बनाई, 2 क्लास अलग अलग बनाई, सो दैट कि हमारे डेटाबेस के अंदर 2 टेबल क्रिएट हुए थे, आर्टिकल और रिपोर्टर नाम के। इसके बाद में हमने व्यू क्रिएट किया, व्यू के बिहाफ पे हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था और हमने यूआरएल डिज़ाइनिंग भी की थी। ऐसा ही कुछ काम पहले हम यहाँ पर करके देखते हैं कि जो हमने पोल्स बना लिया है, इस पोल्स को हमें रन करना है। और इसको रन करने के लिए क्या करना है, अभी अगर हम सिंपली ध्यान दें तो हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अगर हमें पोल्स को रन करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्लैश करके पोल्स एंड स्लैश एंटर करेंगे तो हम डायरेक्टली क्या एक्सेस कर सकते हैं, हमने जो यहाँ पर फोल्डर बनाया है ये। लेकिन इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे व्यू को, दैट मीन्स कि पाइथन कोड के थ्रू हमें ये पहले इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी हमारे मेन फाइल डायरेक्टरी माई साइट के यूआरएल्स को कि मैंने एक पोल्स नाम का एप्लीकेशन बनाया है, उस पोल्स नाम के एप्लीकेशन का यूआरएल कुछ आपको ऐसा रखना है कि स्लैश पोल्स स्लैश करने पे मैं अपने फाइल को एक्सेस कर सकूं। तो अगर ये केस है, दैट मीन्स कि हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे, हमको केवल सिंपली हेलो प्रिंट करके देखना है हमारे पोल्स के अंदर कि जब मैं इस यूआरएल को हिट करूं स्लैश पोल स्लैश तो मुझे हेलो लिखा हुआ आ जाए। अभी के केस में क्या होगा, अगर हम इसको हिट करते हैं तो हमको यहाँ पर पेज नॉट फाउंड का एरर मिलेगा क्योंकि अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं है। तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम हमारे view.py में, और हम अब सारा का सारा काम जो करेंगे वो करेंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर। और अभी हमारे इस स्टेज पे हमारे एप्लीकेशन का नाम है पोल्स। हम जितना भी वर्क करेंगे वो सारा का सारा इस पोल्स के अंदर करेंगे। तो ध्यान दो कि हम पोल्स फोल्डर के अंदर views.py को ओपन किए तो यहाँ पर पहले से ही एक लाइब्रेरी इंपोर्टेड है, और वो कौन सी है, रेंडर। और ये कहाँ से लिया गया है, डिजेंगो के डॉट शॉर्टकट से। ठीक है, ये लिया गया है, इसकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ देते हैं। क्या लिखा है, नीचे कमेंट लिखा हुआ क्रिएट योर व्यूज़ हियर। सो हमें क्रिएट करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको जब कभी भी कम्युनिकेशन करना होता है तो हमारे पास होना चाहिए HTTP रिस्पॉन्स। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेंगो से और जेंगो के HTTP से हम क्या ले लेते हैं, HTTP से हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके, इंपोर्ट कर लेते हैं HTTP रिस्पॉन्स को, सो दैट कि जब हम रिस्पॉन्स भेजें तो हमें उसका रिस्पॉन्स मिले। पहला काम हो गया। यहाँ पर हम इसके लिए कमेंट भी लिख सकते हैं। रिस्पॉन्स की लाइब्रेरी हमें लेनी ज़रूरी है क्योंकि अभी आगे हम इसी रिस्पॉन्स के थ्रू एक मैसेज शो कराने वाले हैं कि हेलो डिजेंगो फ्रेमवर्क। तो हम इस समय कहाँ हैं, अपने व्यूज़ डॉट फाइल के अंदर, और ये क्या है, पाइथन का कोड पूरा का पूरा हमें यहीं लिखना है। सो हम एक क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन का नाम क्या देते हैं, इंडेक्स। और इंडेक्स के अंदर हम क्या पास करेंगे, रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न करा देते हैं HTTP रिस्पॉन्स जो हमने लिया है उसके थ्रू एक सिंपल सा मैसेज, हेलो जेंगो फ्रेमवर्क। ठीक है, छोटा सा काम कि हम केवल हेलो जेंगो फ्रेमवर्क प्रिंट कराना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं। सो यहाँ पर नोटिस क्या करना है एक चीज़, कि जब कभी भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नाम से कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है। सो इंडेक्स इज़ अ डिफ़ॉल्ट फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमको जो है इंडेक्स फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमने प्रोग्रामिंग में किसी फंक्शन, स्पेशली फंक्शन को नहीं डिफाइन किया है तो इंडेक्स फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो पहली चीज़ क्या है कि हमने व्यू के अंदर एक मेथड बनाया और मेथड के अंदर हमने सिंपली HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू एक मैसेज पास कर दिया, हेलो डिजेंगो फ्रेमवर्क। सो ये करने के बाद में अब दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हम अपने पोल्स फोल्डर के अंदर हैं, दैट मीन्स कि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर हैं।
और अब से मैं इसको एप्लीकेशन ही कहूँगा। सो हम अपने एप्लीकेशन के अंदर हैं और हमारा काम क्या है कि अगर हमें इसे रन करना है तो उसके लिए पहले इसके URL को हमें सेट करना पड़ेगा। दूसरा काम जो हमने जब हम इसके वर्क बिहेवियर को समझ रहे थे तब भी हमने देखा था कि हमको URL डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पोल्स के अंदर ही एक urls.py नाम से हमको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल का नाम क्या देंगे, urls.py। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि अभी जो हमने यहाँ व्यू में एक केवल मेथड बनाया है, ऐसे ही आगे चल के हम बहुत सारे मेथड्स बनाएंगे और हर एक मेथड कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है जिसको कि हमें यूज़र को शो कराना है। उसके लिए हमें URLs के थ्रू ही सारी डिटेल्स पास ऑन करनी होती है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें, URLs के थ्रू हम पाथ को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम Django.urls और इंपोर्ट क्या करना है हमें, पाथ को। सो हमने पाथ को इंपोर्ट कर लिया। एंड दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारा फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज़, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर व्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ भी जो भी हमको एक्सेस करना है वो सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो अभी हमने जो व्यूज़ वाली फाइल बना रखी है views.py उसको हमने इंपोर्ट किया। क्यों, क्योंकि जो व्यूज़ के अंदर अभी हमने इंडेक्स मेथड बनाया है उसको हमें पास ऑन करना है पाथ के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, एक URL पैटर्न नाम से वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर पास ऑन करेंगे। और क्या पास करेंगे, जो अभी हमने एक इंडेक्स मेथड बनाया है उसमें जो हमने लिखा है हेलो डिजांगो फ्रेमवर्क, वो हम चाहते हैं कि URL में जब हम पोल्स लिखें तो उसके साथ में हमें वो शो हो। सो पाथ, और पाथ के अंदर ध्यान देना, पाथ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पास ऑन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है हम फंक्शन पास ऑन करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, कोई भी कीवर्ड पास ऑन कर सकते हैं। सो अभी के केस में क्या है, हमने यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ दिया फंक्शन को, और जो हमने व्यू के अंदर मेथड बनाया उस मेथड का नाम क्या है, व्यूज़ डॉट इंडेक्स मेथड हमने बनाया था, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, उसका नाम दे दें जो हमारे मेथड का नाम है। मेथड का नाम हमारे क्या है, इंडेक्स। इसके बाद में हमने कॉमा दे दिया। अभी हमने क्या किया, हमने सिंपली अपने एप्लीकेशन के अंदर एक URLs फाइल के थ्रू जो एक मेथड का पाथ जनरेट होना था वो क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इन ऐप urls.py फाइल वी विल create a path which we will pass to our main project URLs फाइल। मतलब कि अभी जो हमने ये बनाया है urls.py एप्लीकेशन के अंदर, इसको हम कहाँ भेजने वाले हैं, अगर याद हो तो URL पैटर्न्स जो है ऐसा कुछ हमको सेटिंग में मिला था। और किसकी सेटिंग में मिला था, हम बात कर रहे हैं माई साइट, दैट मीन्स कि हमारा जो मेन प्रोजेक्ट की फाइल है उसकी। तो अभी जो हमने ये क्रिएट किया है urls.py और इसके अंदर एक मेथड को हमने कनेक्ट किया है। हमेशा जब कभी भी हम जितने भी मेथड बनाएंगे व्यू के अंदर, हर एक का यहाँ पे पाथ क्रिएट करना होगा और उस पाथ को हमें पास भी करना होगा। और कहाँ पास करना होगा, जो हमारा मेन फाइल स्ट्रक्चर है उसके अंदर, जो urls.py फाइल है इसके अंदर। तो हम अब अपने मेन प्रोजेक्ट की urls.py फाइल के अंदर हैं। इसके अंदर अगर हम एकदम नीचे चलते हैं तो पहले से एक फाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्सेस पड़ा है, एक पाथ पहले से ही क्रिएटेड पड़ा है। और कौन सा है, एडमिन का। जैसा कि हम पहले से ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि Django के अंदर हमको पहले से ही एडमिन का पोर्टल मिलता है और ये उसी के लिए एक डिफ़ॉल्ट पाथ क्रिएटेड है। आगे चल के जब हम 8000/admin/ लिखेंगे तो हमको हमारा एडमिन मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, हमने हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक पाथ क्रिएट किया है और उसको किससे लिंकअप करना है, यहाँ हमारे
मेन यूआरएल के साथ में लिंकअप करना है। तो पाथ एंड पाथ के साथ में हम क्या चाहते हैं कि हम क्या लिखने पे उस इंडेक्स, जो इंडेक्स के अंदर हमने हेलो डिजांगो लिखा है, वो एक्सेस हो। तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि हम पोल्स लिखना चाहते हैं, पोल्स स्लैश, ये लिखने पे हमको मिल जाए। और इसके लिए हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे डिजांगो यूआरएल से हमें लेना पड़ेगा एक और लाइब्रेरी जिसका नाम है इंक्लूड्स। क्योंकि हम जब कभी भी अपने एप्लीकेशन के यूआरएल को इंक्लूड करेंगे हमारे मेन प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें इसी लाइब्रेरी का हेल्प लेना पड़ेगा, इंक्लूड। और इंक्लूड के थ्रू हम क्या अटैच करने वाले हैं, जो हमारा पोल्स एप्लीकेशन है, उस पोल्स एप्लीकेशन के अंदर एक फाइल है यूआरएल्स नाम की, जो अभी हमने जस्ट बनाई है, उसको हमें हमारे मेन प्रोजेक्ट के यूआरएल्स के साथ में ऐड करना है, ताकि इन फ्यूचर हम जितने भी मेथड अपने व्यू के अंदर बनाते जाएं और उनको हमारे एप्लीकेशन के यूआरएल्स के अंदर ऐड ऑन करते जाएं, वो ऑटोमेटिक इस हमारे मेन प्रोजेक्ट के यूआरएल्स के साथ कनेक्ट हो जाए, सो दैट हमको कभी भी एरर ना मिले कि ये यूआरएल तो है ही नहीं। तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है पोल्स, एंड पोल्स के अंदर फाइल का नाम जो है वो है .urls। ये हमारा कनेक्ट हो गया क्या, हमारे एप्लीकेशन का यूआरएल फाइल। और अब अगर ये कनेक्ट हो चुका है, दैट मीन्स कि हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं का मतलब कि हमने अभी जस्ट प्रीवियसली क्या बनाया, हमने जस्ट अभी प्रीवियसली बनाया था व्यू फाइल के अंदर एक छोटा सा मेथड इंडेक्स नाम का, जिसके अंदर हमने हेलो डिजांगो फ्रेमवर्क लिखा था। और इसको हमने फिर क्या किया, अपने एप्लीकेशन के अंदर urls.py नाम की फाइल बनाई, उसमें हमने पाथ क्रिएट किया, और पाथ क्रिएट करके हमने ये डिफाइन किया कि व्यूज़ के अंदर जो डॉट इंडेक्स है वो कॉल हो जाए। और फिर हमने क्या किया, इसको एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे मेन प्रोजेक्ट का जो urls.py है उसके अंदर ले जाकर इनबिल्ड करना पड़ेगा, जो कि हमने कर लिया। अगर ये सब कुछ हो गया है, दैट मीन्स कि अब अगर हम चलें और इसको एक बार फिर से हिट करें, तो हमें क्या मिल गया, हेलो डिजांगो फ्रेमवर्क। किसकी मदद से, यही जो अभी हमने वर्क किया। और एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले, ज़ैंगो फ्रेमवर्क के अंदर यूआरएल जो है वो बहुत ही हार्ड रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ होता है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि यहाँ पर पोल्स लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से स्लैश हटा के इसको एंटर करूँ, ठीक है, सो ये तो अब इसने कुकीज़ ले लिया है, सो दैट ये जो है इसको ऑटोमेटिक ऐड ऑन कर दे रहा है। अगर हम इसी चीज़ को इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करें और फिर एंटर करते हैं, ये क्या कर रहा है, कुकीज़ की वजह से ये कर रहा है, बट इसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम स्लैश को हटा देते हैं, फाइल सेव्ड है, एक बार हम रन करते हैं। क्या यहाँ पे हमको डिफरेंस मिला कि पेज नॉट फाउंड हो गया, बिकॉज ऑफ हमने ये स्लैश जो है हमारे इस यूआरएल के अंदर डिफाइन करते समय नहीं बताया। और अगर इसी को हम यहाँ पर फिर से स्पेसिफाई कर दें तो क्या होगा, जो ये एरर मिल रहा था ये एरर नहीं मिलेगा। ये छोटा सा काम था कि हमने अभी क्या किया, अपने व्यू के अंदर एक मेथड बनाया और उसको हमने वहाँ पर ले जाकर बता दिया कि ठीक है ये मेथड था और इसके अंदर ये एक छोटा सा मैसेज था जो कि शो कराना है। अगर ऐसे ही हमें और कोई मेथड बनाना हो, मान लो def यूज़र, और यहाँ पर भी हम क्या भेज देते हैं, रिक्वेस्ट, एंड हम इसको भी क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। और रिटर्न किसके थ्रू करना है, http रिस्पॉन्स के थ्रू। और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, हेलो न्यू यूज़र, ठीक है। इतना काम अगर हो गया, दैट मीन्स कि सेकंड स्टेप क्या है, जो हमारा पोल्स वाला एप्लीकेशन है उसके अंदर पाथ में हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो दैट हम पाथ के अंदर इसको डिफाइन करते हैं ब्लैंक, एंड ब्लैंक के साथ में स्पेस, और स्पेस के साथ में क्या, व्यूज़ के अंदर हमने अभी अभी डिफाइन किया है किसको, यूज़र को, यूज़र, एंड इसका नेम क्या हो गया, इक्वल टू यूज़र।
ठीक है। सो अब अगर हम रन करें और चेक करें तो क्या होगा, यहाँ पर आते हैं, इसको हमने एंटर किया, सब कुछ सही चल रहा है। क्या हम अगर यहाँ पर यूज़र लिखें तो कुछ होगा? क्या दे दिया इसने? पोल्स के बाद में स्लैश करके हमको क्या मिल रहा है? इंडेक्स मिल रहा है, लेकिन यूज़र्स भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। अभी हमने स्लैश करके ये भी करके देखा, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम आगे अगर दूसरा मेथड बनाते हैं तो वो कैसे वर्क करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता था कि अगर हम यहाँ पर व्यू के अंदर एक नया मेथड बना लें और मेथड को बनाने के बाद में हम उसको पास ऑन करें सो दैट हमें उसका आंसर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। तो ये एग्जाम्पल एक था, और ये एरर जनरेट करना भी एक एग्जाम्पल ही था कि ये पता चले कि ज़ेंगो के अंदर कोई भी चीज़ जो है हम नॉर्मल वे में लेकर नहीं चल सकते हैं। इसमें यूआरएल का ही बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। जो कुछ भी हमें यहाँ पर लिखना है उसको स्पेशली हमें प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ता है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने अभी क्या किया, हमने यहाँ पर ये देखा कि हम यूआरएल पैटर्न्स अपने एप्लीकेशन के अंदर यूआरएल पैटर्न्स करके एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसके अंदर हम पाथ क्रिएट कर रहे थे। सो एक बार हम क्या बात कर लें, एक बार हम ये बात कर लें कि ये जो पाथ है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो पास हो रहे हैं वो क्या क्या है। तो मैं जैसे इसके ऊपर माउस ले गया हूँ, एक सजेशन में दिख रहा होगा कि पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? राउट, दूसरा है व्यू, तीसरा है कीवर्ड, और तीसरा चौथा है नेम, एंड लास्ट वन है पैटर्न। तो एक बार हम इसको समझ लें कि ये एक्चुअल में पाथ के अंदर जो कुछ जा रहा है वो क्या है। सो इन पाथ हैव 4 आर्ग्यूमेंट्स। हम फंक्शन की बात करते हैं। पाथ क्या है? एक मेथड है, एक मेथड है जिसको पहले से डिफाइन किया गया है और उसमें यह भी डिफाइन किया गया है कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट कर सकता है। सो हम इन आर्ग्यूमेंट्स को पहले एक बार समझ लें कि ये अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस पाथ के अंदर टोटल 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, और 4 आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हम मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर रहे हैं। एंड आर्ग्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या मिल रही है हमें? ओके, कुछ स्लाइटली प्रॉब्लम है। ठीक है, ये शायद मल्टी लाइन कमेंट की वजह से एरर पास ऑन कर रहा है। ठीक है, हम यहीं पे समझते हैं। इन पाथ है 4 आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा है? पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा राउट। राउट क्या है? राउट जैसे कि हम जो कोई भी यूआरएल पैटर्न दे रहे हैं वही है राउट। हमको ये बताना पड़ता है कि राउट करके किस यूआरएल पे ले जाना है। जैसे कि अभी हमारे केस में हमारा राउट क्या है? 127 पॉइंट समथिंग समथिंग एंड स्लैश करके पोल्स, यही था। सो अगर हम दोबारा से चलते हैं कहाँ पे? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? इंडेक्स, और एंटर करता हूँ। सो अभी भी हमको क्या मिल रहा है? एरर मिल रहा है, और अभी भी वही सेम का सेम हमें एरर मिलता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि राउट्स के अंदर जब हमने इंडेक्स डिफाइन किया था तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पोल्स के थ्रू वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को सेंस कर रहा है और उस पर जो भी आउटपुट हम दे रहे हैं वो हमको दिखा दे रहा है। लेकिन राउट्स का मतलब क्या हुआ कि हम जो कोई भी यूआरएल पैटर्न दे रहे हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इसके अलावा सेकंड जो है वो क्या आर्गुमेंट है? सेकंड आर्गुमेंट है हमारा व्यू, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो व्यू है उसके अंदर हम जो कोई भी मेथड बना रहे हैं उस मेथड का नेम पास आउट कर रहे हैं। सो सेकंड आर्गुमेंट इन दिस पास मेथड नेम ऑफ व्यूज। इसके अलावा
इसके अलावा हम यहाँ पे पास ऑन कर रहे हैं की आर्ग्यूमेंट। सो की आर्ग्यूमेंट जो है ये क्या है, इसके थ्रू हम कोई भी, जैसे हम किसी पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया पे ले जाना चाहते हैं, जैसे मान लो हम आईडीज़ वगैरह देखते रहते हैं, उस तरीके से हम पास ऑन कर सकते हैं। सो इसका अभी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसी तरीके से अभी के लिए हम क्या करेंगे, केवल हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक तो हमारा वो राउट, और दूसरा व्यू के अंदर हम जो मेथड बना रहे हैं वो, और थर्ड चीज़ है हमारा नेम, जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्या नाम होगा। जब हम URL पैटर्न पे जाएंगे तो URL पैटर्न पे हर एक मेथड का अपना नाम होता है, और जब कभी भी URL पैटर्न बनता है तो वो URL पैटर्न जो है स्लैश करके हमारे एप्लीकेशन का नाम, और स्लैश उसके बाद में उस मेथड का नाम। तो ये तो अभी तक जो हमने देखा और जो बात की, ये क्या है, ये पूरी की पूरी बात हुई कि हम सिंपली कैसे एक छोटा सा एप्लीकेशन क्रिएट करके उसके अंदर कैसे हमने कम्युनिकेट किया। अभी के लिए अगर हम फिर से व्यू के अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह करते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, सो दैट वो हमें रेफरेंस ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये अभी जो हमने काम किया, ये तो हमने किया कि ठीक है, एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, उसके अंदर हमने व्यूज़ के अंदर एक छोटा सा मेथड लिखा इंडेक्स का, जो कि एक डिफ़ॉल्ट मेथड है। इसके बाद में हमने हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक urls.py फाइल बनाई, और फिर हमने क्या किया, उस फाइल के अंदर हमने URL पैटर्न क्रिएट किया, और हमारा जो व्यू का एक मेथड बनाया था उसको पाथ मेथड के थ्रू पास ऑन किया, और फिर उसी मेथड को हमने फिर हमारे मेन प्रोजेक्ट के urls.py के अंदर रिसीव किया। इतना करने के बाद में फिर जाकर हमने इसको रन किया, और रन करने के बाद में हमको ये आंसर मिला। तो ये तो अभी तक का केस है कि हमने किया। अब दूसरा केस हमारा क्या है कि Django फ्रेमवर्क यूज़ करने का मतलब है कि ये मैंडेटरी है कि हम इसमें अपना डेटाबेस यूज करें। और डेटाबेस यूज करने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक डेटाबेस होना चाहिए। तो हम जो अपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं वो डेटाबेस हमारा कौन सा है, MySQL, और वो भी हम किसके थ्रू यूज़ करेंगे, हम XAMPP सर्वर के थ्रू यूज़ करेंगे। तो इसको हम कहाँ लिख सकते हैं, इंस्टॉलेशन गाइड में। और इंस्टॉलेशन गाइड में हम क्या लिख सकते हैं, डिटेल्स ऑफ रूट डायरेक्टरी। ठीक है, डिटेल्स ऑफ रूट डायरेक्टरी। एंड यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस कर दी लिखने में, और वो क्या था, हमारे पोल्स की डिटेल। ठीक है, सो पोल्स ऐप फाइल डायरेक्टरी। सो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या मिल रहा था, init.py डिफॉल्ट एंड ब्लैंक। एंड सेकंड जो हमें मिल रहा था, सेकंड फाइल जो हमें मिल रही है वो है admin.py which used to connect with admin panel। एंड इसके बाद में हमें क्या मिल रहा था, apps.py which is for Pols app। और इसके अलावा फिर हमें क्या मिल रहा है, models.py इट्स पोल्स ऐप मॉडल फाइल। यहाँ पे हम डेटाबेस से रिलेटेड कोड लिखेंगे। इसके अलावा test.py यूज टू क्रिएट टेस्ट केसेस। ठीक है, इसको हम आगे चल के देखेंगे कि टेस्ट केसेस कैसे बना रहे हैं। urls.py इट्स मैन्युअली क्रिएटेड फॉर क्रिएटिंग URL पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे हम URL पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, views.py इट्स पाइथन कोड फाइल
जहाँ पर कि हम सारा का सारा पाइथन का कोड लिख रहे हैं। इसके अलावा जो हमें यहाँ पर समझना था वो क्या था कि Django यूजिंग डेटाबेस, और हमारे केस में हम क्या यूज करने वाले हैं, XAMPP एंड PHP my admin। सो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी ये है कि इंस्टॉल XAMPP को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ से सबसे पहले तो XAMPP सर्वर को फाइंड आउट कर लेंगे। XAMPP सर्वर का मेन जो होम डायरेक्टरी है, जो होम साइट है, वो ये है। इसका URL जो है मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। सो यहाँ से लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो 7.4.8 जो कि PHP का 7.4.8 वर्जन यूज कर रहा है। फाइल का लिंक ये रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट ऐड ऑन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। सो ये क्या बन जाएगा, इंस्टॉल XAMPP सर्वर, और इसके लिए ये हो गया URL। ठीक है, ये यहाँ से मिल जाएगा XAMPP सर्वर। इंस्टॉल बाय क्लिक इन टू इंस्टॉल XAMPP सर्वर। यहाँ से XAMPP सर्वर मिल जाएगा जो कि हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। XAMPP सर्वर जब हमको मिल जाएगा तो इसके बाद में हमको XAMPP सर्वर को रन करना है। रन करके पहले हम XAMPP सर्वर को समझेंगे, और XAMPP सर्वर के बाद में दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ होगी कि कनेक्ट विथ XAMPP एंड Django फ्रेमवर्क। ये हमारा नेक्स्ट वर्क होगा। सो अभी का काम क्या है कि सबसे पहले अपने सिस्टम में XAMPP सर्वर को इंस्टॉल कर लो। XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करते समय एक चीज़ का ध्यान ये रखना कि XAMPP सर्वर को अपने C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल ना करो, बिकॉज C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करने पे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर इन केस हमारा सिस्टम क्रैश होता है तो सारी फाइलें चली जाती हैं। तो वैसे ही अगर हम Django फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जितना भी कोड है उसको कोशिश करो कि ना रखो। हालांकि मैं C में ही रखकर चल रहा हूँ क्योंकि मैंने सेटअप कर रखा था, मैं इसका बैकअप लेकर चलता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भी बैकअप ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ट्राई टू यूज़ इट इन अनदर ड्राइव। सो कल का हमारा जो काम होगा, सबसे पहले हम XAMPP सर्वर को स्टार्ट करके उसको देखेंगे, समझेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है, और उसको कनेक्शन के लिए यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, हमारा नेक्स्ट मूव होगा कि हमें यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है माई साइट, इसके अंदर हमको मिलती है settings.py नाम की एक फाइल, और इसके अंदर हमें मिलता है डेटाबेस के लिए एक स्पेशल एरिया, ये रहा। और यहाँ पे क्या सेटअप करना है, यहाँ पे सिंपली जो ये डिफ़ॉल्ट सेट किया गया है, ये क्या सेट किया गया है, SQLite 3 को सेट किया गया है। और हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या सेट करेंगे, हमारे PHP my admin XAMPP सर्वर को। और एक खास चीज़ कि जब कभी भी हम बात करते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस में किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर कनेक्टिंग डेटाबेस with Django, we need to have server name, database username, database user password and database name। फाइनली ये 4 पैरामीटर जो होते हैं यही हमें चाहिए होते हैं कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। तो हम यही देखेंगे कि हम कैसे इन 4 पैरामीटर्स को PHP my admin से गेट कर रहे हैं और उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है,
सो फिलहाल के लिए यही, क्योंकि जब हम डेटाबेस के अंदर एंटर करेंगे तो वो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो इसीलिए इस टॉपिक को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम फाइनली डेटाबेस से इंटरेक्शन एंड कनेक्शन करेंगे।